आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी का खास प्रोग्राम यंग आइकन। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, इनकी उम्र तो बहुत कम है लेकिन तजुर्बा ज़्यादा है। पहले पत्रकार रहे, फिर आंदोलन से जुड़े और अब आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता है। हमारे साथ हैं आदिल अहमद खान। आदिल जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई, राजनीति में कैसे कदम रखा आपने? देखिए, शायद आपको याद हो कि जब पूरे देश के अंदर अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था, देश के लाखों युवा अपनी नौकरी छोड़कर अपना कारोबार छोड़ करके अन्ना जी के आंदोलन से जुड़ रहे थे। मैं भी वहाँ जाता था और धीरे धीरे मुझे उस आंदोलन से प्यार होता गया और बहुत ही मुझे लगता है कि जाते 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 एक ऐसा दिन आया कि मुझे नौकरी छोड़कर उस आंदोलन में शामिल होने का मौका मिला और मैंने नौकरी छोड़ी और उस आंदोलन में शामिल हुआ। उसके बाद वो आंदोलन एक पार्टी के रूप में बदला, आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, फिर हम लोग आम आदमी पार्टी में आए और मुझे लगता है कि शायद जो सपना हम लोगों ने देखा था आंदोलन के समय कि इस देश के अंदर कुछ बदलाव होगा, अरविंद केजरीवाल जी के लीडरशिप में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो उस सपने को लेकर ग्राउंड पर उतरी है। हम लोगों ने एक सपना देखा था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा एजुकेशन मिले। जो कुदरत ने लोगों को कम दिया, अगर कुदरत ने किसी को कम दिया तो हमारी सरकार, अरविंद केजरीवाल जी के लीडरशिप में जो सरकार है वो उन लोगों को देने का काम करती है जिसको शायद कुदरत ने कुछ कम दिया। आज दिल्ली के अंदर लोगों को फ्री बिजली मिलती है, आज दिल्ली के अंदर लोगों को फ्री पानी मिलता है, आज दिल्ली की जो औरतें हैं उनको बस में फ्री यात्रा मिलती है, दिल्ली के बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा मिलती है। दिल्ली के अंदर अगर कोई भी रहने वाला दिल्ली का शहीद हो जाता है तो उसके फैमिली को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि दी जाती है। अभी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर हर औरत को 1,000 रुपए पर महीने देने का उन्होंने ऐलान किया है। तो हम लोगों ने जो सपना सोचा था, दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, हेल्थ की जो फैसिलिटी थी आज दिल्ली में मुझे लगता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो जो सपना अरविंद केजरीवाल जी ने देखा था और आंदोलन के टाइम जो सपना हम लोगों ने देखा था वो सपना ज़मीन पर उतरते हुए दिखाई देता है, इसलिए हम लोगों को खुशी मिलती है। आदिल जी, आपका जन्म लखनऊ में हुआ, आपने पढ़ाई भी लखनऊ में करी, नौकरी करने के लिए आप दिल्ली में आए, तो आंदोलन की तरफ कब चल दिया? आप आंदोलन में जुड़ने का कब सोचा आपने? देखिए, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बहराइच, वहाँ हुआ। मैं लखनऊ में पढ़ने आया था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके मैं दिल्ली आया था नौकरी करने। जैसे देश के बहुत सारे युवा दिल्ली की तरफ आते हैं, दिल्ली देश की राजधानी है। मैं दिल्ली में एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, एशिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है पीटीआई, वहाँ नौकरी करने आया था। और हमारे दफ्तर से कुछ दूर पर ही रामलीला मैदान है, कुछ दूर पर ही जंतर मंतर है। तो हम लोग लंच के टाइम आंदोलन में शामिल होने जाते थे और धीरे धीरे करके, जैसा मैंने बताया कि धीरे धीरे करते हम आंदोलन में शामिल होते गए और हम लोग उस वक्त हमारे जैसे लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी थी। और वो एक दौर था, एक ज़माना था कि जब लोगों को लगता था कि हाँ, अब इस देश के अंदर एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। और मुझे खुशी है कि उस आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी, उस आंदोलन से निकले हुए लोग जब पॉलिटिक्स में आए, जब राजनीति में आए, तो उन्होंने दिल्ली के अंदर एक बड़ा बदलाव किया। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से पहले, आप दिल्ली से हैं, आप जानती होंगी, अरविंद केजरीवाल जी के सरकार से पहले जब आप किसी सरकारी स्कूल में जाते थे तो वहाँ मकड़ी के जाले लटके हुआ करते थे, प्लास्टर टूटे हुआ करते थे, बेंच टूटे हुआ करते थे, बच्चों के बैठने की का इंतज़ाम नहीं था। लेकिन आज आप किसी सरकारी स्कूल में चले जाइए, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी जब हिंदुस्तान आती हैं तो वो कहती हैं कि मुझे अरविंद केजरीवाल जी के बनाए हुए सरकारी स्कूल को देखने जाना है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे जैसे नौजवान को नहीं हो सकती जो अपना कैरियर छोड़ के राजनीति में आया हो। आदिल जी, जब आप स्कूल में थे, पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त आपके क्या ख्वाब थे? क्योंकि बाद में आप राजनीति तरफ आ गए, तो पहले क्या ख्वाब थे और अब जब आप आम आदमी पार्टी से जुड़े, अब क्या ख्वाब हैं आपके? देखिए, जो भी व्यक्ति सामाजिक सेवा में आता है, सोशल वर्क में जो भी आता है, उसका हमेशा से कहीं ना कहीं एक सपना होता है कि वो देश के लिए, देश के लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छी चीज़ें कुछ कर पाए। हाँ, ये सच है कि हमारी फैमिली से कोई भी इंसान, कोई भी हमारे फैमिली का मेंबर पॉलिटिक्स में नहीं था
और शायद हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हम राजनीति में जाएंगे। इस वजह से हमने पढ़ाई करके, और मुझे लगा कि शायद जर्नलिज्म में जाकर लोगों की अच्छी से सेवा की जा सकती है, लोगों की आवाज़ को उठाया जा सकता है। और वहाँ से धीरे धीरे आंदोलन से जुड़ते जुड़ते हम लोग राजनीति में आए। और सच बताएं तो अपने को पता भी नहीं चला कि कब आंदोलन से निकलकर राजनीति में आ गए और कब सफ़र यहाँ तक के आ गया। ये एक संघर्ष भरा समय रहा है और हम लोग हमेशा संघर्ष करते रहे, जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ। और आज भी देखिए, हम लोग और हमारी पूरी पार्टी इस जुल्म के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ लड़ती आ रही है। और हम सबको पूरा भरोसा है कि एक दिन इस देश के अंदर इंसानियत जीतेगी, इस देश के अंदर से तानाशाही हुकूमत का अंत होगा, इस देश के अंदर हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, इस देश के हर बीमार को अच्छा इलाज मिलेगा, इस देश के हर बुजुर्ग की जो है इज्जत होगी, हर इस देश के अंदर जो शहीदों को सम्मान दिया जाना है वो सम्मान मिलेगा। इसी सपने के साथ हर महिला को उसका सम्मान मिलेगा, उसको रिस्पेक्ट मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ और इसी ख्वाहिश के साथ, इसी चाहत के साथ कि हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 देश बने, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जैसा कि आपने बताया कि आपने नौकरी छोड़ी और आपके जैसे कई सारे युवाओं ने उस वक्त नौकरी छोड़ी आंदोलन में जुड़ने के लिए। ये जब हम चीज़ें देखते हैं कि आप एक बदलाव के लिए सामने आए, लेकिन उस बीच कई सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, जो आपको भी करना पड़ा होगा। उस मुश्किल वक्त के बारे में भी हमें कुछ बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी है और आम आदमी पार्टी का हर एक नेता, अधिकतर लोगों का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है। कोई कहीं से नौकरी छोड़ के आया है, कोई किसी एनजीओ से आया है, कोई कहीं अच्छे हिंदुस्तान के बाहर नौकरी कर रहा था, कोई पढ़ाई करने आया था, कोई तैयारी कर रहा था। और सब लोगों के, अच्छे लोगों का एक समूह जुड़ा, अच्छे लोगों का एक ग्रुप जुड़ा और एक पार्टी के अंदर सब लोगों ने मेहनत की, एक पार्टी खड़ी हुई। और इस पार्टी के अंदर हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं, उनकी मेहनत, उनका हिस्सा, उनका पैसा, सब कुछ शामिल है। आज आम आदमी पार्टी के ऊपर जिस तरीके से जुल्म किया जा रहा है, आप देखिए, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेज दिया गया, उन मनीष सिसोदिया जी को जेल भेज दिया गया, सत्येंद्र जैन जी को जेल भेज दिया गया। मैं जानना चाहता हूं, और बल्कि पूरा देश जानना चाहता है, खासकर दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी का गुनाह क्या था, मनीष सिसोदिया जी का गुनाह क्या था, सत्येंद्र जैन जी का गुनाह क्या था। अगर अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाना इस देश के अंदर गुनाह है, अगर अस्पतालों की दिशा और दशा ठीक करना गुनाह है, अगर इस देश के अंदर एक ऐसा सूबा जहां पर मरीजों को फ्री इलाज दिया जाता हो, फ्री दवाई दी जाती हो, फ्री चेकअप किया जाता हो, वो गुनाह है, तो मुझे लगता है ये निहायत ही शर्मनाक है। सत्येंद्र जैन जी का गुनाह सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को ठीक किया। जैसा मैंने कहा कि आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले स्कूलों में मकड़ी के जाले लगा हुआ करते थे, पढ़ाई के नाम पर कुछ भी नहीं था। आज हमारे देश के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिल्ली के शिक्षा मॉडल का डंका बजता है। आज पूरी दुनिया के अंदर लोग अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के शिक्षा मॉडल की तारीफ करते हैं, तो आपने मनीष सिसोदिया जी को उठाकर जेल भेज दिया। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लगातार लोगों की फलाह में काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लगातार जमीन पर उतरकर लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने का काम कर रही है, आपने उनको उठाकर जेल में डाल दिया। तो ये जो तानाशाही है, देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी एक व्यक्ति नहीं है, ये एक विचारधारा है, ये एक सोच है। आप किसी इंसान को तो खत्म कर सकते, पर किसी विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते, किसी सोच को खत्म नहीं कर सकते। आपने एक अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, आज दिल्ली के हर कोने से अरविंद केजरीवाल जी का पताका लिए लोग खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल जी से लोग प्यार करते हैं, मनीष सिसोदिया जी से लोग प्यार करते हैं, सत्येंद्र जैन जी से लोग प्यार करते हैं। आपने आम आदमी पार्टी को उठा के केस में, फर्जी केस में डाल दिया। तो ये जो हमारी पार्टी, हमारे नेताओं को खत्म करने की कोशिश है, इस संघर्ष से हम लोग गुजर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस देश की न्यायपालिका पर भरोसा है, इस देश के जनतंत्र पर, लोकतंत्र पर भरोसा है। और वो दिन जल्दी आएगा जब भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का, भारतीय जनता पार्टी के साजिशों का पर्दा खुलेगा। अरविंद केजरीवाल जी को लोअर कोर्ट जमानत दे देती है, ईडी के मामले में उनको रिहा कर देती है, आप तुरंत फिर गिरफ्तार कर लेते हैं, आप उस सीबीआई के माध्यम से गिरफ्तार कर लेते हैं, कोर्ट जमानत देती है,
पेपर आपका जो जमानत का जो वो है वो अपलोड भी नहीं होता है, आप जाके फिर से स्टे ले आते हैं। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि दिल्ली सरकार के कामों से, अरविंद केजरीवाल जी के कामों से, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के कामों से नरेंद्र मोदी को डर लगता है। वो डर इसलिए लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल जी के कामों को कंपटीट नहीं कर पा रहे। मैं तो मोदी जी से और पूरी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं और बहुत प्यार से कहना चाहता हूं कि आप भी अपने अपने जहां जहां आपके सूबे हैं, बल्कि आप तो हिंदुस्तान के मालिक हैं, आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आप पूरे देश में बिजली फ्री कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छे स्कूल बनाए, आप पूरे देश में अच्छे स्कूल बना दीजिए। आप स्कूल नहीं बना सकते क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों गुजरात के अंदर मोदी जी ने एक स्कूल का उद्घाटन किया, लोगों को, मीडिया को बुलाया, बड़े बड़े प्रोग्राम किए। दूसरे दिन वहां जाकर देखा गया तो पता चला कि यहाँ स्कूल ही नहीं है। बाद में पता चला कि यहाँ टेंट लगाकर एक स्कूल बनाया गया था। तो आपने कुछ किया ही नहीं है। आप करिए ना, महिलाओं को अपने यहाँ फ्री में बस यात्रा जहां जहां है दीजिए। आप महंगाई कम करिए। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर आपके राज्य में है। महिला सुरक्षा के नाम पर पूरा देश कराह रहा है। मणिपुर चले जाइए, देख लीजिए। तो आपने कहा कि हम आतंकवाद की घटना को खत्म करेंगे, रोकेंगे। आज देखिए, जब से मोदी जी की सरकार थर्ड टाइम बनी है, लगातार हमारे देश के सैनिक शहीद हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से जुल्म ढाया जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया ये जानती है, पूरा देश ये जानता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सताया जा रहा है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पर हम लोग मोदी जी से सिर्फ एक बात कहते हैं कि ये देश गांधी का देश है, ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश है। ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा, ये देश इस मुल्क के संविधान से चलेगा। ये मुल्क बाबा साहब के संविधान से और गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, आपकी तानाशाही से नहीं चलेगा। आपके जवाब से ही एक सवाल है कि आम आदमी पार्टी के तीनों मुखिया जेल में हैं, जो बड़े नेता हैं, तो ऐसे में पार्टी पर इसका असर किस तरह से हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता था, पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन साहब को गिरफ्तार किया, उनको लगता था कि शायद आम आदमी पार्टी डर जाएगी, आम आदमी पार्टी गिर जाएगी, आम आदमी पार्टी की सरकार में दिक्कत आएगी। वो नहीं हुआ। फिर उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया। उनको लगा कि शायद संजय सिंह की आवाज़ बहुत बुलंद है, संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लेंगे तो पार्टी दिक्कत में आ जाएगी, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करेंगे तो सरकार दिक्कत में आ जाएगी। उनको लगा कुछ हो नहीं रहा है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। उनको लगा अब तो सरकार चली जाएगी, अब तो पार्टी खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जी के पीए को भी गिरफ्तार कर लिया। पर आप देखिए कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा और पूरे दिल्ली ने एक आवाज़ में कहा, सारे विधायकों ने, सारे काउंसलर्स ने, कि आपको इस्तीफा नहीं देना है, जेल से सरकार चलानी है। और आज दिल्ली सरकार पूरे शान से, पूरी हिम्मत से, पूरे जज्बे के साथ चल रही है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे इससे ज़्यादा जोरदार तमाचा कोई और नहीं हो सकता। दिल्ली में बढ़ते बिजली के बिल को लेकर भाजपा ने विधानसभा सत्र बिठाने की मांग करी है। उनका ये कहना है कि दिल्ली में कई सारे मुद्दे हैं, चाहे वो पानी की किल्लत हो या बरसात का पानी हो, तो इस तरह के मुद्दे को लेकर वो विधानसभा सत्र बिठाना चाहते हैं, लेकिन बिना मुख्यमंत्री के होते हुए विधानसभा सत्र नहीं बिठाया जा सकता है। इस सिचुएशन को आम आदमी पार्टी किस तरह से हैंडल करेगी? देखिए, पहली बात तो यह है भारतीय जनता पार्टी जो गुमराह कर रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए, पूरी तरीके से निराधार है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों के नब्ज को समझ नहीं पा रही है, वो झूठ बोल रही है। झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। कोई दाम नहीं बढ़ाए गए हैं लोगों के। हाँ, कुछ बढ़ के बिल आ रहे हैं, वो इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोगों ने, बहुत सारे लोग एसी चला रहे हैं और दूसरी चीज़ों को यूज़ करें, तो हो सकता है थोड़ा बिल बढ़ के आया हो। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी दिल्ली के लोगों को ये साफ कर देना चाहता हूँ कि कोई बिजली के बिल नहीं बढ़े हैं, कोई बिजली के दाम नहीं बढ़े हैं, कोई सब्सिडी जो है वो लगातार जारी है और वो जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी लोगों के अंदर भ्रम फैलाने के, झूठ बोलने के लिए माहिर है, जानी जाती है। दूसरी बात, जो आपने पानी की बात कही, देखिए, हम लोग बार बार यही तो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में बैठकर उनको अपने दिल्ली के लोगों की कितनी चिंता होती है। पिछले दिनों जब दिल्ली के अंदर पानी की किल्लत हुई तो अरविंद केजरीवाल जी ने जल मंत्री को जेल में बुला के बोला कि आप कुछ भी करिए, पर मेरी दिल्ली के लोगों को आप प्यासा नहीं रख सकते। हमने हाथ तक जोड़ लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। आप देखिए, जो पानी दिल्ली के हिस्से का है,
उस पानी को रोक लिया गया। 28 लाख लोगों के हिस्से का पानी हरियाणा ने रोक लिया और बाद में कोर्ट के आदेश के बाद भी उस पानी को नहीं छोड़ा, तो दिल्ली की जल मंत्री को अपनी जान की बाजी लगाकर गांधी जी के रास्ते पर चलकर अनशन करना पड़ा। और फिर देखिए पानी जब वहां बढ़ गया तो आपने वो खोल दिया। पिछले दिनों बाढ़ भी इसलिए आई। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बेसिकली इंसानियत के दुश्मन हैं। अब इसी दिल्ली ने 3 बार भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद को चुनकर भेजा है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के लोगों से और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से, कोई एक सांसद, मैं चैलेंज करता हूं, आप किसी को बुला लीजिए, कोई एक सांसद ये बता दे कि पिछले लगभग 11 सालों में उसने क्या काम किया। मनोज तिवारी जी यहां से सांसद हैं, मनोज तिवारी जी को 11 साल हो गया। मनोज तिवारी जी बताएं कि उन्होंने अपने इलाके में क्या काम किया 11 सालों में। उनके 6 सांसद जो और हैं, लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत के गई है, दिल्ली के लोगों ने जिताकर भेजा है। हाँ, वो एक काम जरूर करते हैं, दिल्ली का पानी रोकना हो एलजी के पास जाकर पानी रुकवा देंगे, दिल्ली के अंदर बाढ़ की स्थिति हो जाकर एलजी के यहां बैठ जाएंगे, दिल्ली के अंदर डोर स्टेप डिलीवरी का काम हो उसको रुकवाने का काम करेंगे। जो भी काम जिससे दिल्ली का बुरा हो सकता है वो सारा काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद मिलकर करते हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार जमीन पर उतरकर लोगों के लिए काम करती रही और करती रहेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी को एक बात और कहना चाहता हूं कि ये साजिशें क्यों करते हैं आप। ये दिल्ली के लोग हैं जो आपको भी वोट देते हैं, जो आपको भी प्यार करते हैं, बार बार आपको चुनकर भेज रहे हैं, उसके बाद भी इतनी नफरत दिल्ली के लोगों से क्यों, इतनी ज्यादा साजिश क्यों, इतना ज्यादा षड्यंत्र क्यों। आदिल जी, अक्सर देखा गया है कि आपकी एलजी साहब से जो तालमेल है वो सही नहीं बैठते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी सिर्फ एक वजह है कि दिल्ली के माननीय एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। वो अपने पद की गरिमा का सम्मान नहीं करते। वो दिल्ली के अभिभावक हैं, वो दिल्ली सरकार के अभिभावक के रूप में काम नहीं करते। वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं और बीजेपी के एजेंडे पर काम करते हैं। आप बताइए ना, दिल्ली के बारे में जिसको ABCD नहीं पता हो वो आकर यहां, अभी 1100 पेड़ कटवा दिए उन्होंने। दिल्ली अपनी सांसों के लिए कराहती है। अभी शुरू हो जाएगा नवंबर के अंदर, जब ठंड होगी तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण किस तरीके से बढ़ता है हम सब जानते हैं। दिल्ली सरकार लगातार पेड़ लगाने का काम कर रही है। हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय जी लगातार अभियान चलाते हैं, हर साल लगातार वृक्षारोपण का काम करते हैं, पेड़ लगाते हैं, पेड़ बांटने का काम करते हैं। पूरी सरकार इस पर काम करती है। और एलजी साहब ने 1100 पेड़ काट दिए दिल्ली के अंदर। किस लिए? वहां के जो पूंजीपति हैं, जो वहां के बड़े बड़े फार्म हाउस के मालिक हैं, उनको बचाने के लिए कि उनका कहीं घर न गिर जाए, कहीं उनकी जमीन न चली जाए। आपने पूरा जंगल ही कटवा दिया। तो एलजी साहब बेसिकली दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं और हम लोग दिल्ली के लोग हैं, हम चाहते हैं कि दिल्ली खुशहाल रहे, दिल्ली आबाद रहे, इसलिए हमारा हमेशा उनसे झगड़ा रहता है। ऑपरेशन लोटस को लेकर आपका क्या कहना है? आपके क्या विचार है ऑपरेशन लोटस को लेकर? देखिए, ऑपरेशन लोटस मुझे लगता है कि आज किसी भी बच्चे से आप पूछ लीजिए ऑपरेशन लोटस के बारे में, वो सब बता देंगे। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है वहां इनके पास 3 काम होते हैं। सबसे पहले वहां के लोगों को लालच देते हैं, रिश्वत देते हैं, विधायक तोड़कर सरकार बनाने का काम करते हैं। जब उसमें कामयाबी हासिल नहीं होती है तो वहां पर CBI और ED के माध्यम से विधायकों को तोड़ने का काम करते हैं। और जब उससे भी काम नहीं चलता है तो दिल्ली जैसी स्थिति हो जाती है। फिर वहां पर जो पार्टी वजूद में होती है उनके नेताओं को जेल भेजने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी पार्टी है कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए, वो उतना बड़ा पदाधिकारी होगा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वो उतना बड़ा पदाधिकारी। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप हेमंत बिस्व शर्मा को देख लीजिए, चक्की पिसवा रहे थे ये लोग, चक्की पीसिंग, वाटर स्कैम, भाजपा में शामिल हो गए, मुख्यमंत्री बना दिए गए असम के। तो ये जो बहुत लंबी फहरिस्त है इनकी, जो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया उसके सारे वॉशिंग मशीन में डाला, मोदी वॉशिंग पाउडर से उसको धुलवाया गया
और बाहर निकाला गया, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बनाया गया और बड़े बड़े पदों पर बैठाला गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है और ये किसी से छिपा नहीं है। आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए ऑपरेशन लोटस के बारे में, वो बता देगा। अभी हाल में दिल्ली के अंदर हमारे एक विधायक को तोड़ा गया, अभी हाल में चुनाव से पहले हमारे एक मंत्री थे, उनको तोड़ा गया। उनका बयान है कि आप मुझे कितना भी डरा लो, कितना भी धमका लो, हम आप में शामिल नहीं होंगे। उसके बाद ईडी की रेड डाली जाती है उनके यहाँ, ईडी से छापे मरवाए जाते हैं, ईडी से बुलवाया जाता है और मजबूरी में उनको शामिल होना पड़ता है। हमारे एक विधायक के ऊपर ईडी के छापे ईडी से नोटिस भिजवाया गया, वो भी बेचारे शामिल हो गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मुहिम है। ये लोग विधायक चोर लोग हैं, ये लोग पार्टी चोर लोग हैं, ये लोग सिंबल चोर लोग हैं। जहां इनकी सरकार नहीं बनती वहां डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, रिश्वत जो भी बन पड़ता है वो सारा कुछ करते हैं, पर वहां की पार्टियों को तोड़ने का काम करते हैं। पर हमें फख्र है कि हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, जो जेल में उनका शुगर लेवल 50 तक पहुंच गया। और 50 शुगर लेवल पहुंचने का मतलब यह है कि डॉक्टर कहते हैं कि कभी भी कोमा में जा सकता है। और मनीष सिसोदिया जी को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है ये वो सब लोग जानते हैं। सत्येंद्र जैन जी की फोटो और वीडियो किसने नहीं देखी जो अस्पताल से आई, उसके बाद भी वो इस देश के लिए, वो इस आंदोलन के लिए डटे रहे और डटे रहेंगे। वो झुकने वाले नहीं है, टूटने वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी के लोग हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, इनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते रहेंगे और लोगों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। आदिल जी, एक सवाल ये भी है कि जब दिल्ली में एमसीडी चुनाव के जब नतीजे सामने आए थे तो उसमें देखा गया कि ज़्यादातर कांग्रेस को मुस्लिम वोट ज़्यादा मिले थे। तो आम आदमी पार्टी मुस्लिम वोट के लिए अब ऐसा क्या करने वाले जो उनको वोट मिले, और साथ में अब विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो मुस्लिम वोटर्स को किस तरह से ध्यान में रखा जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल जी की स्कीम है, चाहे वो फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, वो दिल्ली के हर एक तबके को पूरी अच्छे तरीके से उसकी सहूलियत मिल रही है। चाहे वो मुस्लिम इलाका हो, चाहे हिंदू इलाका हो, हर जगह पहुंचता है। हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, खासकर दिल्ली के अंदर, अमन बना रहे, शांति बनी रहे, जो आपसी भाईचारा है वो बना रहे। हो सकता है कि एमसीडी में कुछ इलाकों में लोगों ने वोट दिया हो, पर आज की तारीख में दिल्ली का हर तबका, दिल्ली के सारे लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के जुल्म के खिलाफ हैं, भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही के खिलाफ हैं। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आने वाले 2025 में, पिछली बार हम 8 सीट हार गए थे, इस बार मुझे लगता है कि दिल्ली की 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी और एक शानदार सरकार बनेगी और 5 साल दिल्ली वालों के लिए बेहतरी के लिए काम करेगी। ऐसे कौन से 3 काम हैं जिन्हें दिल्ली में करवाने की ज़रूरत है? देखिए, दिल्ली के अंदर सबसे पहले जो मेन काम है कि यहाँ पर जो तानाशाही है उसको ख़त्म की जाए। यहाँ के अंदर जो कानून व्यवस्था है दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से फेल है। जगह जगह आप देखिए, अभी पिछले दिनों 3-4 दिन पहले की बात है, जीटीबी के अंदर हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दी गई। तो जो कानून व्यवस्था है उस पर किसी भी तरीके से रोक लगनी चाहिए और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अधीन है। माननीय जो हमारे गृह मंत्री जी हैं उनके अधीन है, एलजी साहब के अधीन है। मुझे लगता है कि सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी काम है दिल्ली के अंदर, दिल्ली की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है। उसके बाद जो दूसरा काम है, दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग बाहर से हमारे लोग आके रहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ मजदूर तबके के लोग रहते हैं। यहाँ पर जो भी स्कीम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लागू करती है उसको जो रोकने का काम है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को उस पर सोचना चाहिए। मैंने जैसे पहले कहा कि दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को भी वोट करते हैं। दिल्ली के लोगों ने भी हाल में ही 7 सांसद चुन के भेजा। और तीसरी जो हमारी सबसे हमने जिसको अभी पास किया उसको हम लोग लागू करने जा रहे हैं, जो महिलाओं को 1000 रुपये पर महीना जो देने का वादा अरविंद केजरीवाल जी ने किया है उसको हम लोग अभी लागू करने जा रहे हैं। तो ये 3 काम मुझे लगता है कि तुरंत होने चाहिए। एक काम तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, 2 काम मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा कि उस पर वो लोग ध्यान दें। और दिल्ली के कानून व्यवस्था की हालत बहुत ख़राब है, इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। आदिल जी, कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी मुश्किल भरा सफ़र रहा आपका राजनीति में, और ऐसे जो हमारी ऑडियंस हमें देख रही है, जो युवा हमें देख रहे हैं, जो नौकरी तलाश रहे हैं या अपना करियर में कंफ्यूज हैं, उन लोगों को क्या कुछ पैगाम देना चाहते हैं, उनको किस तरह से मोटिवेट करेंगे आप? देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ
कि जो भी काम करिए ईमानदारी और मेहनत से करिए, अपने हौसले को हमेशा बुलंद रखिए और निडर होकर, निर्भीक होकर अपने अपने रास्ते को आगे बढ़ाइए। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो एक मुल्क को जिसकी ज़रूरत होती है। हिंदुस्तान के अंदर सब कुछ है। अगर आप अपने जो भी रास्ता आप चुनना चाहते हैं उस रास्ते पर निडर होके, मेहनत करके और ईमानदारी से अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल अहमद खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए एपिसोड के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मुंसिफ टीवी।